हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वशिष्ठ यादव फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी। और मैं और आप मिलकर के हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट दैट वाज फोर्सेस एंड इट्स सिस्टम्स एंड इट्स रेजोल्यूशन, उसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा यूनिट एक लेक्चर में हमने खत्म किया था। और माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट दैट इज इक्विलिब्रियम। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं ऑन अवर एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी इतने लेक्चर्स करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। द होल लेक्चर सीरीज इज डिजाइंड इन सच वे दैट वी विल प्रिपेयर फ्रॉम एकदम बेसिक्स से जाकर के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न से इस लेक्चर सीरीज को डिजाइन किया गया है। ऐसा समझो कि आपने अगर इतना भी लेक्चर कर लिया और मैंने कराए हुए न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, तो आपका एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, द होल कोर्स इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप एकेडमी and the link for that app, to download that app, is given in our description box. So ऐसा समझो कि आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत अच्छे से आप स्कोर कर लोगे अगर आपने इतना लेक्चर सीरीज कर लिया तो। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन थोड़े से बेसिक से, जो कि हमने पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़ा था फोर्सेस के बारे में। पर हमने ये नहीं देखा था कि फोर्सेस कितने तरीके के होंगे। हमने फोर्स डिफाइन किया था, हमने कहा था भाई फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पुश और पुल नेचर का होगा और जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का स्टेट या तो चेंज होगा या तो चेंज करने की कोशिश करेगा, वही तो फोर्स होगा। अब बात कर लेंगे कि ये जो फोर्सेस है ये कितने तरीके के होंगे, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होंगे, उनकी बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं फोर्सेस के टाइप्स की, तो वेरी फर्स्ट फोर्स में बी कंसिडर्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो फंडामेंटल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट है, ये वेट है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि 9.81 के इक्वल होगा, है ना। तो ये हमारा वेट होगा। और ये एक्ट कहां करेगा ये भी समझ के लोगे। ये हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा एक्ट करेगा एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। और कहां एक्ट करेगा? हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। कल को अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये कोई एक स्फीयर है जिसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा वो हमेशा इसके सेंटर पर एक्ट करेगा, नीचे, mg। वेट इज नथिंग बट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट को हो सकता है कभी कभी भी हम w से, w जो है वही mg है, mg या फिर w लिख दे। ग्रेविटेशनल फोर्स one type of force and it will always act at the center of gravity of the body and it will always act vertically downward। तो ये पहले तरीके का फोर्स होगा। दूसरे तरीके के फोर्स की बात करें तो नेक्स्ट फोर्स विच विल कम इनटू पिक्चर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन हम डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल R से। अब ये नॉर्मल हमेशा कहां एक्ट करेगा? ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट करेगा। और किस तरफ एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस ऑन द बॉडी।
जिस बॉडी को हम कंसीडर कर रहे हैं हमेशा उस बॉडी पर ही एक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m। तो अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक और टेबल यहां कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब ध्यान दो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं इसे सिर्फ बॉडी को कंसीडर करूं तो बॉडी के ऊपर ये टेबल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ इस तरीके से, ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन R। किसने लगाया? टेबल ने बॉडी के ऊपर, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं। और बॉडी का खुद का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर mg नीचे एक्ट करेगा ना, तो ये भी तो कंसीडर करेंगे। ये दूसरा वाला जो हमने पहले समझ के लिया। और जब मैं इस टेबल की बात करूं तो टेबल के ऊपर, अब जैसे ही इस टेबल ने बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R लगाया, तो ये बॉडी भी टेबल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। और वो कैसे लगाएगी? एग्जैक्टली अपोजिट। हमेशा जिस भी बॉडी को कंसीडर किया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन उसी बॉडी पर हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। फिर से मान लो, अगर मैं केस थोड़ी चेंज कर दूं, मैंने बोला इस तरीके से एक बॉडी है और ये इस वर्टिकल दीवार के ऊपर ऐसे कांटेक्ट में है। तो जब मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो बॉडी का खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और ये जो दीवार है, ये दीवार इस बॉडी के ऊपर इस पॉइंट पर कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट सरफेस पर बॉडी के ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया? दीवार ने बॉडी के ऊपर। बॉडी भी दीवार के ऊपर लगाएगी, लेकिन जब हम दीवार को कंसीडर करेंगे तब उस नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर करोगे। जब मैं सिर्फ इस ब्लॉक को, ये जो बॉडी है जिसका मास m है, उसको कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg और इसके कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट तो यही था ना, कांटेक्ट सरफेस पर दीवार कांटेक्ट सरफेस पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन R। खत्म। चलो फिर से और क्लियर करेंगे। हमने बोला अगर मान लो इस तरीके से कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर यहां पर एक और ब्लॉक रखा हुआ है मास m। मैंने बोला सिर्फ मास m के ऊपर लगने वाले फोर्सेस बताओ, तो ये जो मास m है ना, इस मास m को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा वेट, ये mg। और ये वाला सरफेस देखो, ये जो भी सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ब्लॉक का सरफेस कांटेक्ट में आया है, तो ये सरफेस कांटेक्ट सरफेस है। कांटेक्ट सरफेस पर कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। और किस तरफ एक्ट करेगा? जिस बॉडी को कंसीडर किया जा रहा है उसकी तरफ। तो यही सरफेस है ना, ये वाला सरफेस यही है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा। ये बात समझ के लो। अब मैंने क्या बोला, मान लो अगर कोई कांटेक्ट सरफेस है इस तरीके से, ये कांटेक्ट सरफेस, और इस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फीयर, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा? ये एक बात हमेशा याद रखोगे, गोल सरफेस के ऊपर जब भी कोई बॉडी गोल होगी तो गोल सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमेशा कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा कि वो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर में से पास होने वाला है ना। अगर मैं बोलूं कि इस सरफेस के ऊपर यहां पर एक गोल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका रेडियस है कुछ r, तो इसका सेंटर यहां होगा, तो इसका खुद का वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस कांटेक्ट पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा वो बॉडी की तरफ एक्ट करेगा। और ये हमेशा कैसे होगा? सेंटर से पास होता हुआ प्रतीत होगा, असं वाटेल की तो सेंटर मधून पास होतोय, है ना। चलो इतनी बात तो क्लियर है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब एक केस और बता देता हूं मैं। अगर मान लो मैंने बोला कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये दो ब्लॉक हैं ए और बी। अब अगर मैं ए की बात करूं, सिर्फ ए को, तो ए को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं, ये ए का खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना भाई। और ये जो ग्राउंड है ये ए के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन R। लेकिन ये वाला पॉइंट भी तो कांटेक्ट में है, ए और बी, ये दोनों अलग अलग बॉडीज कांटेक्ट में है, तो बी ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये लग गया, बी ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, है ना। जब मैं बात कर रहा हूं बी की, तो ये बी कर दिया मैंने, बी का खुद का वेट नीचे की तरफ mg, ये वाला सरफेस बी के कांटेक्ट में है,
तो बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, और बी ने जो ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया था वो ए अब पलट के बी के ऊपर लगा देगा, ये लगा दिया बी ने, ये वाला ए ने बी के ऊपर, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो बी ने ए के ऊपर लगाया था और ए ने बी के ऊपर लगाया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर। यही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, है तो ये टाइप ऑफ फोर्स ना, ये नॉर्मल रिएक्शन। आई होप सो इतनी बात क्लियर है ना। मूविंग फॉरवर्ड, एक और तरीके का फोर्स हमें बार बार आएगा, दैट इज टेंशन। अब ये टेंशन फोर्स हम टी से डिनोट करेंगे, और ये टेंशन फोर्स कैसे होगा? ये टेंशन फोर्स मतलब तनाव है, तनाव इन द रस्सी, रस्सी के अंदर जो तनाव है वो वाला जो फोर्स है उसको बोला जाएगा टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स कहां एक्ट करेगा? इन द रस्सी, इन द स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर। और किस तरफ एक्ट करेगा? हमेशा बॉडी से दूर जाता हुआ, ये याद रखोगे। इट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर जाता हुआ, ये हमेशा बॉडी से दूर जाता हुआ एक्ट करेगा, ये एक फोर्स होगा। और जो चौथा फोर्स होगा, अच्छा एक बात और याद रखोगे, ये टेंशन फोर्स जो होगा एक रस्सी में हर जगह पे टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैंने बोला ये एक रस्सी है, इस रस्सी में यहां पर जो टेंशन है वो 20 न्यूटन है, तो यहां पर भी 20 न्यूटन ही होगा, यहां पर भी 20 न्यूटन ही होगा, यहां पर भी 20 न्यूटन ही होगा। अगर रस्सी का खुद का वेट कंसीडर नहीं किया तो टेंशन एट एवरी पॉइंट इन द सेम स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। स्ट्रिंग बदली, रस्सी बदली, टेंशन बदला, पर हमारे करिकुलम में ऐसा कभी नहीं होगा। और चौथे तरीके का फोर्स आ सकता है स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो स्प्रिंग फोर्स होगा Fs बोल दे रहा हूं मैं, स्प्रिंग फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? कितना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, स्प्रिंग की खुद की प्रॉपर्टी है। और एक्स मतलब ये स्प्रिंग कितना टना हुआ है या फिर कितना कॉम्प्रेस हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट को स्प्रिंग के इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। पर एक्ट कहां करेगा? स्प्रिंग का अगर इलॉन्गेशन हुआ है, स्प्रिंग अगर इस तरफ खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। स्प्रिंग अगर दबा है तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, ये स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू एक्स। एक्स क्या है? या तो इलॉन्गेशन या तो कॉम्प्रेशन। बस फिर इतने चार तरीके के फोर्स हमारा काम करके दे देंगे, होगा ना भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ू। कुछ और बातें करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कभी भी किसी बॉडी का ऐसा डायग्राम बनाओ कि वो बॉडी अकेला, लेकिन उस अकेले बॉडी के ऊपर उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस के साथ किसी बॉडी को अकेला कैसे करोगे यार? अकेला बट ओनली विथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऑन दैट, उसी बॉडी के ऊपर, ऑन दैट बॉडी इज इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे मैंने बोला ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। तो मैंने बोला एक काम करो,
अगर इसको खींच रहा है एक फोर्स ये इस तरफ, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये लगाया हुआ, इसमें अलग तरीके से बात नहीं की थी हमने। यहां देखो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसके अंदर एक फोर्स ये भी एक्ट कर सकता हूं मैं, एक फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एफ एक्सटर्नल, मतलब ये अप्लाई किया हुआ फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, बाहर से किसी बॉडी पर लगाया हुआ फोर्स। अब ये फोर्स दिख भी सकता, मतलब ये तो दिया हुआ है ना, जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये हमको दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, लेकिन आगे हमें अलग यूनिट है फ्रिक्शन, तो इसके अंदर कहीं पर भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है ना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि द सर्फेसेस आर स्मूथ, स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन। चलो अब यहां आ जाओ, हमने बोला ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा है एफ एक्सटर्नल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इस ब्लॉक को अकेला कर दिया हमने। अब हमने बोला इस ब्लॉक का ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस जो होंगे उनको दिखाना भी पड़ेगा। तो हमने बोला एक तो ये वाला जो सरफेस है, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं, ये है नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर। अब इसी को मैं यहां ड्रॉ ना करते हुए अगर मैं इसको यहां ड्रॉ करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन फॉर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कल के दिन हमने पढ़ा था ना, तो ये यहां से जाते 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 आगे ऊपर की तरफ मूव कर गया, बराबर ना। तो इसके बाद अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन यहां ड्रॉ करूं, देखो नॉर्मल रिएक्शन यहां तो एक्ट कर रहा है, यहां पर मैं ड्रॉ यहां कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ही तो एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो तो mg होगा। तीसरा, ये वाला फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, तो ये होगा फोर्स एफ एक्सटर्नल, ये होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, है ना भाई। चलो 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 कुछ और बातें। मान लो मैंने बोला कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला जिसने एंगल बना रखा है थीटा, और इसके ऊपर इस तरीके से एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने बोला यार इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसको अलग ड्रॉ किया हमने, ये अलग, ये अकेला। जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उसको अकेला कर दो। अब हमने बोला कि इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस दिखा दो, तो इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये बात mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला। और दूसरा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा उस बॉडी के ऊपर, और ये नॉर्मल रिएक्शन सिंस ये स्फेरिकल बॉडी है मतलब कर्व्ड है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये इसी में से पास होगा ना, सेंटर में से, तो ये दिखाना पड़ेगा मुझे ये। अब सोच के देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर अगर मैं ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल भी थीटा मिलेगा मुझे, ये वाला। ये बात हमेशा याद रखना। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इसको बता दूंगा, फिर भी ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो ये वाला टर्म ये थीटा मिलेगा हमें, है ना। ये थीटा है, ये 90 मिलेगा, तो इस केस में ये वाला 90 है, तो ये इतना 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही तो मिल रहा है ना, तो ये थीटा मिलेगा। और अगर ये थीटा मिला तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, ये है नॉर्मल रिएक्शन R, और इस R की वैल्यू ऐसे ही तो जानी है, ये वाला ऐसे, बराबर ना, ये दिखा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। सीधा सीधा याद रखोगे, किसी बॉडी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इट्स स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अब स्टेट चेंज नहीं होगा मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज 0। एक तो नेट फोर्स 0 होगा, दूसरी बात जो मोमेंट होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, कल के दिन हमने मोमेंट के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। मोमेंट इज नथिंग बट
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड मोमेंट ये किसी पॉइंट के अबाउट होता है, तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। मोमेंट ये किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो है, देखो भाई कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो है, एफ नेट जीरो होने का मतलब एक तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये जीरो होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उन सभी का एडिशन जीरो होगा। और अपने को पता है फोर्स अगर इस तरफ एक्ट करेगी तो उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं और पॉजिटिव इस तरफ, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव फोर्सेस। दूसरी बात, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी जीरो, और सिंस हम कोप्लेनर फोर्सेस की बात करेंगे तो एफ ऑफ जेड वाली बात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये बात याद रखोगे कि समेशन ऑफ जेड डायरेक्शन में अगर होगा तो उसका भी समेशन जीरो होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, इस बात को मैंने ऐसे लिखूं, मोमेंट एम अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो भी जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स में जीरो, वाई में जीरो, जेड में जीरो हमारे करिकुलम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये कंडीशन है, ये याद रखोगे। एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, खत्म, है ना भाई। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे। ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर एक फोर्स ड्रॉ कर रखा है F। इस फोर्स ने इस एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रखा है थीटा। आई होप सो इट इज विजिबल, है ना। यहां पर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल एक फोर्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये फोर्स F है, और ये वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 किलो न्यूटन। ऐसे ही यहां पर एक फोर्स दे रखा है, इसकी वैल्यू है 7.5 किलो न्यूटन, और ये एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पर। और ये वाला एक फोर्स एक्ट करेगा, ये वाला, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रखा है 60 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड है 2.5 किलो न्यूटन, इतना दे रखा है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये कितना, एफ की वैल्यू कितनी और पोजीशन, मतलब हमको थीटा निकालना है ऑफ फोर्स एफ, सो दैट द फोर्स सिस्टम शोन इन द फिगर मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमें पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये देखो यहां से चालू करोगे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है कि फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होना चाहिए, जीरो, और समेशन इन वाई डायरेक्शन भी जीरो। जेड डायरेक्शन तो इसमें है नहीं, है ना। ये हमको दे रखा है एक्स और ये दे रखा है वाई, और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए। मतलब मैं इसके अब टुकड़े कर रहा हूं, कल के दिन हमने रिजॉल्व किया था, तो ये वाला जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ना भाई, ये इस तरफ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। इस वाले कंपोनेंट ने, इसको रिजॉल्व किया तो इस कंपोनेंट ने इस पैरेंट वेक्टर के साथ में, फोर्स के साथ में थीटा एंगल बनाया है, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला आएगा एफ साइन थीटा। आया ना। ऐसे ही ये वाला, ये 4.5 किलो न्यूटन, ये तो पूरी तरह से इस तरफ है, तो इसका y कंपोनेंट तो जीरो होगा, ये तो x डायरेक्शन में वैसे ही एक्ट कर रहा है। ये जो 7.5 है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। ये जो कंपोनेंट है इसने इसके साथ में 30 डिग्री बनाया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 7.5 cos 30, सॉरी cos इसके साथ जाएगा cos 30, और इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ जो आया है वो हो जाएगा 7.5 साइन ऑफ 30, है ना।
और चौथा ये बाकी है ना भाई, ये बाकी है, ये इसके हमने दो टुकड़े लिए, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा फिर नीचे ही आएगा। इसके साथ इसने, इस कंपोनेंट ने इसके साथ 60 डिग्री बनाया है, तो ये हो जाएगा 2.5 cos 60, और ये नीचे की तरफ गया है 2.5 sin 60। खत्म। हमारे लिए अब ये गायब हो चुका है, ये नहीं रहा हमारे लिए, ये भी नहीं रहा क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट ले लिए। ये वाला हमारे लिए ये भी नहीं रहा, ये वाला, और ये भी नहीं रहा, इसके भी हमने टुकड़े कर दिए। अब सोच को एक्स डायरेक्शन में ये और ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, ये और ये दोनों एक्ट कर रहे हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, यही बोल रहा है ना। अब एक्स डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ एक्ट करने वाले फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, मतलब 2.5 cos ये वाला 60, 2.5 cos 60 पॉजिटिव। उसके बाद ये वाला f cos थीटा, ये भी उस तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, f cos थीटा, ये भी पॉजिटिव। दूसरा ये दोनों कौन, 4.5 किलो न्यूटन था ना भाई, ये इस तरफ एक्ट कर रहा था, तो माइनस रहेगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ 4.5, ये वाला तो ऐसे ही रहता, ये वाला, ये 4.5, ये तो पूरा इसी तरफ एक्ट कर रहा है ना। और ये वाला 7.5, ये भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो 7.5 साइन ऑफ 30, ये हो गया ना एक्स डायरेक्शन में चारों फोर्सेस। और इन सभी का एडिशन कितना आना चाहिए, 0, बराबर ना। तो अगर ये 0 हो रहा है तो इस वाले क्वांटिटी को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, f cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4.5 किलो न्यूटन है, प्लस ये भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, 7.5 साइन 30, और ये वाली क्वांटिटी राइट साइड में गई तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव था इधर, तो ये उस तरफ गया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2.5 cos 60। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये f cos थीटा देगा। देखा भाई, कैल्सी में ये वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर लो। कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो कैसे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4.5 प्लस ऑफ 7.5 इंटू साइन 30, और साइन 30 हमको पता है 1/2 मतलब 0.5 होता है, माइनस ऑफ 2.5 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू फिर से cos 60 1/2 होता है ना। तो इनकी वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 4.5 इंटू ये वाला, पहले सॉल्व कर लें इसको, 7.5 इंटू 0.5, तो ये मिल गया हमको 3.75, ये 3.75 माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट यूज करोगे, कैल्सी यूज करते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ब्रैकेट यूज नहीं करते, तो ब्रैकेट यूज करोगे 2.5 इंटू 1/2 दैट इज 0.5, और ये दे दिया हमको 2.5, ये इतना, ये 2.5 आया, 2.5 प्लस ये बचा हुआ है अभी 4.5, ये 4.5, ये मिल गया मुझे 7, तो f cos थीटा की वैल्यू 7 आई ना भाई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन यूज करो भाई, समेशन ऑफ f ऑफ y 0 होनी चाहिए। f ऑफ y मतलब y डायरेक्शन की फोर्सेस, देखो ये वाला f साइन थीटा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y डायरेक्शन में, देयरफॉर f साइन थीटा ये पॉजिटिव, और कौन सा, ये वाला 2.5 साइन 60 ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है नेगेटिव, माइनस ऑफ 2.5 साइन 60 ये नेगेटिव हो गया, और दूसरा माइनस ऑफ 7.5 cos ऑफ 30, और ये सभी के सभी इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हमने बोला कि काम करो, इसको ऐसे ही रखो, f साइन थीटा ये वाला उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2.5 साइन 60 ये भी उस तरफ गया तो प्लस, इक्वल साइन के उस तरफ, 7.5 cos 30 पुट कर दो भाई, और इसको कैल्सी के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, हमें मिलेगा 2.5
साइन 60 प्लस 7.5 कॉस 30, ये मिल गया हमें एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा की वैल्यू मिली हमें 8.66। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सोच के देखो, हमें एफ निकालना था और थीटा भी निकालना था, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, यहां ध्यान दोगे, एफ साइन थीटा अपॉन में एफ कॉस थीटा, और ये वाला 8.66 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, फिर वो 8.66 डिवाइड बाय 7, तो ये एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होगा क्या, और tan थीटा की वैल्यू आएगी 8.66 डिवाइड बाय 7, दैट इज 1.23। मुझे थीटा चाहिए, तो उस केस में थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ, भाई यहां से मैं लिख सकता हूं ना, थीटा जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ 1.23, तो tan इनवर्स ऑफ 1.23 जो होगा वो होगा 50.8, तो ये मिल गया हमें थीटा 50.8 डिग्री, ये वाला थीटा जो हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर, थीटा की एक वैल्यू मिल गई 50.8 डिग्री, ये मिला। अब हमें चाहिए फोर्स, तो थीटा की वैल्यू यहां पुट करोगे फोर्स मिलेगा, एफ कॉस थीटा, ये वाला रिलेशन फिर लिख रहा हूं यहां पे, एफ कॉस थीटा जो है वो 7 है, तो थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब जो एफ होगा वो 7 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू है 50.8, मतलब मैं 7 को अगर डिवाइड करता हूं कॉस ऑफ 50.8 तो मुझे मिलेगा एफ, और ये मिला लगभग 11.07 न्यूटन, है ना भाई, जो फोर्स मिला वो इतना होगा। जे बात, फोर्स की वैल्यू आई। अरे बाप रे, चल यहां आ चुका है हमारा आंसर। आई होप सो यू ऑल आर गेटिंग इट। मूविंग फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन और दे के रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि ये आएगा कैसे और दिया क्या है। आई होप सो इट इज नॉट विजिबल। सो देखो यहां पे एक फोर्स दे रखा है, ये एक फोर्स दे रखा है यहां पर, ये एक फोर्स दे रखा है एफ, और इस फोर्स ने यहां पर एंगल बना रखा है थीटा। यहां पे भी एक फोर्स दे रखा है, ये वाला जो फोर्स है वो 7 किलो न्यूटन है। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये जो फोर्स निकला है ना, ये किलो न्यूटन होगा, ये किलो न्यूटन, क्योंकि बाकी सब भी फोर्सेस किलो न्यूटन में थे, हमने उनको चेंज नहीं किया था। चलो, तो ये वाला 7 किलो न्यूटन का फोर्स है, और यहां से ऐसे और ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है 3। यहां पर एक फोर्स है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 3 किलो न्यूटन, और इनके अलावा जो कुछ है वो सब मोह माया है। यहां पर है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, खत्म। फोर्सेस कौन है, 1 2 3। अब हमको बोला है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ फोर्स, मुझे एफ निकालना है और थीटा निकालना है, तो सेम ऐसे ही निकालोगे ना, सच दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखो, इस वाले फोर्स का एंगल नहीं दिया, ये एंगल मुझे ढूंढना पड़ेगा, और ये एंगल सेम होगा ना भाई। अब ये एंगल अगर थीटा होगा तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड 4/3, तो tan इनवर्स थीटा की वैल्यू यहां से मैं बोल सकता हूं ना, जो थीटा होगा वो tan इनवर्स ऑफ 4/3 होगा, और tan इनवर्स ऑफ 4/3 होता है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 जो होगा वो होगा 53 डिग्री, तो ये एंगल 53 आया, तो ये भी 53 आएगा।
ये 53। अब जैसे ही ये 53 आया, हमको चमका कि भाई इस वाले के हम कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि ये 7 किलो न्यूटन, तो ये होगा 7 cos 53, 7 cos 53। और इसी वाले का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा जो होगा 7 किलो न्यूटन sin 53। रिजॉल्व किया हमने, अब ये गायब हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। दूसरा ये 3 किलो न्यूटन नीचे है, और तीसरा ये जो f है, इस f का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा f cos थीटा, और दूसरा इस तरफ आएगा f sin थीटा। अब ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब ये f cos थीटा पॉजिटिव, f cos थीटा पॉजिटिव, और ये वाला 7 cos ऑफ 53 नेगेटिव, और इन सभी का समेशन इक्वल टू 0 होगा। खत्म। दूसरा ये 7 साइन ऑफ 53 है, ये 7 साइन ऑफ 53 ऊपर की तरफ है, समेशन ऑफ f ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0। तो 7 साइन ऑफ 53 ये ऊपर की तरफ, और ये दोनों f साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ f साइन थीटा, और ये भी नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब इसको जैसे पिछली बार सॉल्व किया था, इसको पिछली बार सॉल्व किया था, इसको थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको उस तरफ लेकर जाओ, ये ऐसे रखो, और यहां थीटा सब्जेक्ट बनाओ, f cos थीटा, और ये f sin थीटा, और पिछली बार जैसे ही सॉल्व कर दोगे। गेटिंग मी? चलो चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है लैमीज थ्योरम। अब लैमीज थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है, स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन मैं बहुत आसानी से बता देता हूं, समझ के लो। मान लो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये एक फोर्स है, मैंने नाम दिया F1, ये एक फोर्स है, मैंने नाम दिया F2, और ये एक फोर्स है, मैंने नाम दिया F3, और ये तीनों फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये कॉन्करेंट है? कल के दिन देखा था हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो सेम पॉइंट पे एक्ट करने वाले फोर्सेस ये कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। और ये जो फोर्सेस है ना, इनके बीच का एंगल, मैंने बोला ये F2 और F3 के बीच में ये जो एंगल है, ये मान लेते हैं कि अल्फा है। F1 और F3 के बीच का एंगल ये जो है, इसको नाम दे देंगे बीटा, और इसके बीच में F2 और F1 के बीच में एंगल जो है उसको नाम दे देंगे गामा, अल्फा बीटा गामा। देखो, अगर ये स्टेट करता है, लैमीज थ्योरम स्टेट करता है कि अगर 3 फोर्सेस होंगे, तीनों फोर्सेस अगर सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर कॉन्करेंट होंगे, तो अगर उनके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से होगा, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, हर फोर्स प्रोपोर्शनल है टू द साइन वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। फिर से, हर फोर्स, मैंने क्या बोला, ये जो F1 है, ऐसे याद रखो, ये जो F1 फोर्स है, F1 अपॉन में साइन, पर साइन किसका? F1 को छोड़ करके, ऊपर F1 है तो नीचे साइन के साथ F1 को छोड़ करके बाकी के जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल जो है अल्फा, साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही ये इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगी किसके? F2 को ले लेंगे, अब इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ, F2 अपॉन में साइन ऑफ बाकी के दोनों, F2 है तो F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा, तो साइन ऑफ बीटा। ऐसे ही ये वैल्यू इक्वल होगी किसके? तीसरा वाला फोर्स F3, ये F3 और F3 को छोड़ करके बाकी दोनों के बीच का एंगल गामा है, तो साइन ऑफ गामा। खत्म। ये है लैमीज थ्योरम। बाकी आप स्टेटमेंट देख लो। लैमीज थ्योरम स्टेट करता है कि हर फोर्स ये प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, और उस हिसाब से रिलेशन यही बनेगा। खत्म। इससे आसान और क्या ही होगा। चलो 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 मूविंग फॉरवर्ड, और इसी कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे कुछ इस तरीके से दिखा रखा है कि यहां पे एक पॉइंट को, यहां पर एक वेट ऐड है W के नीचे, और यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है, ये ऐसे, ये एंगल दे रखा है
20 डिग्री, और यहां पर ऐसे ये एक रस्सी बंधी है ये वाली, और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। अब इसी को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, ध्यान दोगे, अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, हमें निकालना क्या है वो देख लो भाई। कैलकुलेट द टेंशन इंड्यूस इन द केबल, रस्सियों में टेंशन कितना। अब इसके अंदर टेंशन आएगा, इसके अंदर टेंशन, इसके अंदर टेंशन। मैं ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला। अब इस पॉइंट को एक रस्सी ये बंधी है, ये वाली रस्सी, और इसको ये वेट बंधा हुआ है W, है ना। और W हमको देख के रखा है, W की वैल्यू है 1500, 1500 न्यूटन। एक रस्सी ये बंधी है, ये वाली रस्सी। अब सोच के देखो, ये रस्सी जब इधर गई है ना, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पर 20 डिग्री बनाया है, ये 20 डिग्री है ना भाई, ये यहां पर इसने 20 डिग्री बनाया है। अब अगर ये 20 है तो इसको अगर मैं यहां से पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो ये भी तो 20 ही मिलेगा, होगा ना। उस हिसाब से ये वाला एंगल 20 होगा, ये वाला, बराबर। अच्छा सोच के देखो, ये वाली तीसरी रस्सी यहां गई है, ये रस्सी, इस रस्सी ने इसके साथ में यहां पर 40 डिग्री बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहां से पैरेलल ऐसे खींचूं तो ये भी तो मुझे 40 मिलेगा, ये और ये अल्टरनेट एंगल है ना, ये भी 40 मिलेगा। मैंने बोला यहां से अगर ये तीसरी रस्सी यहां गई है ना, ये वाली तीसरी रस्सी, और यहां से अगर मैं ऐसे पैरेलल ड्रॉ करता हूं, यही वो रस्सी, ये वाली रस्सी यहां आ गई, तो ये वाला एंगल मिलेगा मुझे 40 डिग्री, ये खत्म, बराबर। अब मुझे बोला गया है कि रस्सी में टेंशन कितना। रस्सी में जो टेंशन होगा, इस रस्सी में टेंशन T1 बोलो, इस केबल में टेंशन T2 बोल देंगे, फोर्स है ये एक, और इस रस्सी में टेंशन T3। हमारे दिमाग में ये बात चमकी कि भाई ये जो तीनों फोर्सेस हैं, एक ये टेंशन, ये वाला टेंशन, एक ये टेंशन T2 और ये एक टेंशन T3, ये एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट है। और मुझे इन तीनों के बीच का एंगल अगर मिल जाए, अब इन तीनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हमने बोला यहां से और यहां से, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हमें पता है कि ये एंगल अब निकालना कैसे है। देखो ध्यान से देखो, ये 20 है, ये 90 है, तो क्या ये टोटल 90 + 20 110 डिग्री होगा, आया ना। अच्छा ये 40 है, ये टोटल 90 था, ये लाइन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 था। 90 में से ये इतना 20 है, तो ये बचा हुआ 70 होगा ना। और ये अगर 70 है और ये 40 है, तो 70 + 40 फिर से 110 ही तो मिलेगा। अब सोच के देखो, अगर ये 40 है तो ये 50 होगा, और ये 50 और ये 90, तो ये पूरा, ये 90 है ना भाई, ये 90, ये 40, पर ये टोटल 90 होना चाहिए। तो अगर ये 40 है तो ये 50 है, ये 50 और ये 90, 90 + 50 140, ये मिला मुझे ये वाला एंगल 140, ये वाला एंगल 110, और ये तीसरा एंगल ये वाला 110, 110, 110, 220, 220 and 140, 360, यही तो होना चाहिए था। अब ध्यान से देखो, हमने बोला यहां लाइमेस थ्योरम लगा दो, T2 में बाकी के दोनों के बीच का एंगल यही आएगा ना, तो T2 में साइन ऑफ बाकी के दोनों के बीच का एंगल ये 140, ये इक्वल होगा किसके, ये T3 बाकी के बचे हुए दोनों के बीच का एंगल, ये भी तो 110 है, तो साइन ऑफ 110, और ये इक्वल होगा इस रस्सी में टेंशन T1 अपॉन साइन ऑफ बचे हुए बाकी दोनों के बीच का एंगल ये वाला, और ये मिलेगा मुझे साइन ऑफ 110, ये मिल गया मेरे पास इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस वेट की बात करूं, तो ये जो वेट है, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा जो कि है 1500 न्यूटन, और ऊपर की तरफ रस्सी में एक्ट करेगा टेंशन हमेशा रस्सी में एक्ट करता है और बॉडी से दूर जाता हुआ, और ये अपनी जगह पर है, तो ये जो टेंशन T1 है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। मतलब ये जो T1 हम बोल रहे हैं, इस T1 की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी, 1500। तो केबल में टेंशन 1 बोला था, ये मिल गया मुझे T1।
अब मुझे निकालना है T3, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लूं ना। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं लेता हूं तो मुझे इक्वेशन मिलेगा T3 अपॉन में साइन ऑफ 110 ये वाला इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन में साइन ऑफ 110, ये साइन ऑफ 110, ये साइन ऑफ 110, और मुझे यहां दिख रहा है कि साइन ऑफ 110 की वैल्यू और साइन ऑफ 110 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जो T3 है वो भी मिल गया मुझे। जो T3 है वो 1500 न्यूटन, ये मिल गया T3। T1 यहां मिला इसके इक्वल, T1 इज 1500 न्यूटन, और T3 यहां मिला। अब मैंने बोला इन दोनों को यूज कर लो, T3 की वैल्यू मिल चुकी है, तो इन दोनों को अगर मैं यूज करता हूं, यहां लिख रहा हूं इसको, ये T2 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो T2 इज इक्वल्स टू T3, और T3 की वैल्यू निकाल रखी है मैंने 1500 अपॉन में ये वाला साइन ऑफ 110, साइन ऑफ 110, और ये साइन ऑफ 140 अपॉन में साइन ऑफ 140। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो T2 होगा वो 1500 इंटू ये साइन ऑफ 140 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ऑफ 140 अपॉन में साइन ऑफ 110। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी कि साइन ऑफ 140, ये साइन ऑफ 140 इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड किया हमने, कैसे डिवाइड किया, साइन ऑफ 110, ये वैल्यू मिला 0.68 इंटू 1500, ये मिला हमें 1026, और ये किलो न्यूटन ही होगा ना, क्योंकि नहीं न्यूटन होगा, क्योंकि हमको ये न्यूटन में दिया था। तो ये मिलेगा T2 की वैल्यू ये रही, T1 की वैल्यू ये, और T3 की वैल्यू ये, खत्म है ना भाई। आई होप सो यू ऑल आर गेटिंग इट। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़े बंधु लोग, बात करेंगे इसकी। अब मैं इसको क्या ही बताऊं, थोड़ा सा समझ के लोगे। क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ये कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, मैं फिर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये ऐसा एक स्फीयर है, ये ऐसा एक स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है ये दे रखा है 20 kg स्फीयर है ये। यहां पर एक लाइन है ऐसे, ये ऐसे, इसने यहां पर बना रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 75 डिग्री, ये दिख रखा है ऐसा 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 ऐसा, और यहां से एक लाइन है ऐसे, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और ये ऐसे 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 दे रखा है। बस इतनी बातें दे रखी है। क्वेश्चन बोला है द 20 kg स्मूथ स्फीयर, ये स्मूथ स्फीयर है, रेस्ट ऑन द 2 इंक्लाइंस, ये 2 इंक्लाइंस के ऊपर रेस्ट कर रहा है एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए एंड बी। यहां पर पॉइंट ए है, ये वाला, ये पॉइंट ए है, और यहां पर पॉइंट बी है। हमें निकालना है कॉन्टैक्ट पॉइंट एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे कॉन्टैक्ट पॉइंट निकालने के लिए मुझे पता है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उस कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, ये इसका सेंटर के ऊपर इसका खुद का वेट mg, m तो 20 दे रखा है, तो ये आ जाएगा mg का मतलब 20 इंटू जी की वैल्यू 9.81 न्यूटन। ये एक आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो पूरी तरीके से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये ऐसे है ना। और यहां पर कांटेक्ट पॉइंट में से पास होता हुआ एक नॉर्मल रिएक्शन गुजरेगा, ये ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे 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 इसको परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये सेंटर में से जाना चाहिए, सेंटर में से जाना चाहिए तो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, ये वाला, ये ऐसे, बराबर, और ये पास हो जाएगा कुछ इधर से ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे। और दूसरा यहां पर ये वाला, यहां पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन यहां से जाता हुआ ये इधर से इधर पास हो जाएगा, तो ये होगा एक फोर्स, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, इसको नाम दे रहा हूं मैं R1, जो इधर पास हुआ।
तो इसको गायब करके मैं बाद में यहां हटा दूंगा। और ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस जो यहां एक्ट कर रहा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन R2, जो इस तरफ पास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो R2 और ये होगा R1। तो इस पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये वाला। यहां पर ये वाला एक वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट mg, यही ना, ये W नाम दे रहा हूं मैं। और ये कितना है, 20 इंटू 9.81 न्यूटन में ही होगा। दूसरा मैंने बोला एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, ये अब मैं कैसे ही बोलूं, समझ के लो। ये है वो, ये स्फीयर है, ये स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर ये ऐसे गया है, ये ऐसे, और यहां पर एंगल बन रखा है 30 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां से गया ना, वो तो सेंटर में से गया, ऐसे 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 ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर होगा क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया, बराबर ना। अब मैंने बोला परपेंडिकुलर है, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रखा है, ये निकाल लो। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल होगा, ये अगर 30 है, तो इसको पैरेलल इस कांटेक्ट पॉइंट पे, ये यहीं पे गया ना, ये वाला, ये ऐसे, इसको पैरेलल इस कांटेक्ट पॉइंट पे ये 30 होगा, है ना, ये 30 डिग्री हो गया। हॉरिजॉन्टल पे अगर इसने हॉरिजॉन्टल, यहां से मैं हॉरिजॉन्टल एंगल ये ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो ये यहां से गया है, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया, ये वाला, ये ऐसे यहीं से गया ना, ये वाला, कहां कहां कहां, ये ऐसे गया था, देखो यही है ना वो, ये वाला, इसने ये एंगल 30 बनाया, तो ये कितना होगा, 60 होगा ना। ये एंगल 60 है, और अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 मिल गया मुझे, बराबर। और यही है हमारा R1, ये हो गया। अब दूसरे की कहानी ले लेंगे, कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। मैंने बोला ये जो हमारा स्फीयर है वो ये है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर पर यहां पर एक लाइन गई है, ये वाली, और ये वाला एंगल दे रखा है हमको, ये वाला 75 डिग्री। तो ये 75 है ना, ये 75 डिग्री। और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो यहां से ऐसे सरफेस में से, इसी में से पास होगा। इसको अगर मैं इस कांटेक्ट पॉइंट पर यहां पर एक पैरेलल ड्रॉ करूं, तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 है, ये 75 है ना। अब यहां से जो ये गया है वो इसी पॉइंट में से यहां से गया है, तो इसने ये ऐसे गया ना, ये वाला, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री बनाया ना। तो अगर यहां पर 15 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो जब ये यहां से बाहर निकलेगा तब भी तो इसने यहां पर, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 मिल गया। तो अब मुझे फाइनल मिला, ये देखो यहां पर ये मिल गया 15 डिग्री, बराबर ना, जे बात। अब हमने बोला सबके बीच का एंगल निकालो। अगर ये 15 डिग्री है, देखो भाई ये तो नीचे की तरफ है, ये 15 डिग्री है, और अगर ये 15 डिग्री है तो ये 90 है, तो ये टोटल होगा 105 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल 105 मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये 60 है, तो ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये 30 होगा, ये मिल गया 30, है ना। और ये अगर 15 है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तो बिल्कुल भी 15, 90 माइनस 15 कितना होगा, ये होगा 75। तो ये टोटल एंगल जो होगा वो 75 प्लस 30 दैट इज 105, ये मिल गया 105। इन दोनों के बीच में एंगल 105, इन दोनों के बीच का एंगल 104, और ये वाला एंगल कितना होगा, 105 105 2010 210, तो 360 माइनस 210, ये वाला जो एंगल मिलेगा वो 150 मिलेगा क्या, 360 माइनस ऑफ 210 और 150 360, बराबर। अब लैमिस लगा दोगे, ये वाला, यही तो हमारा R2 था, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं R1 अपॉन में साइन ऑफ ये वाला एंगल, साइन ऑफ 105, ये इक्वल होगा R1 हो गया R2 अपॉन में साइन ऑफ, R2 अपॉन में साइन ऑफ ये बचा हुआ एंगल इन दोनों के बीच में, और वो तो 150 निकाला अपन ने, 150 इक्वल्स टू R3, ये वाला वेट, और ये वेट कितना है 20 इंटू 9.81 अपॉन में बचे हुए दोनों के बीच का एंगल दैट इज साइन ऑफ 105। जब मुझे R2 निकालना होगा तो इन दोनों को एक साथ ले लो, और जो मुझे R1 निकालना होगा तो या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। अब तो चिल्लर चीज हो गई है ना भाई,
चलो चलो आगे बढ़ेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन, एक बार यहां पर लैमिस लगाओगे, एक बार यहां पर लैमिस लगाओगे, खत्म। बाकी ये क्वेश्चंस मैं कुछ लेकर के आया था, तो यहां पे समझ के लोगे सिर्फ फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, ये यहां पर एक स्फीयर है और वो इस दीवार पे यहां पर और यहां से रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहां पर इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। दूसरा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, यहां पर ये ऐसे, पर इसको मैं ड्रॉ करते हुए यहां से पास होता हुआ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, नॉर्मल रिएक्शन R1। और इस रस्सी में बॉडी से दूर जाता हुआ एक्ट करेगा टेंशन T। और अब ये R1 T और mg यहां पर एक्ट करेगा। बाकी एंगल्स वगैरह दे रखे होंगे, तो उस हिसाब से इसको पुट करके सॉल्व कर दोगे। R1 अपन में साइन ऑफ ये वाला एंगल, T अपन में साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, एंड mg अपन में साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, खत्म। यहां आ जाओगे ये वाला। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, एक तो ये वाला, ध्यान से देखो, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इधर, पर ये पास इसके सेंटर में से करेगा इस तरफ जाता हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन R1 दे दिया मैंने, ये हट गया, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। तो सीधी सी बात है, इसने अगर ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी 30 डिग्री भी देगा, ये 30 डिग्री। दूसरा यहां से ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहां पर, कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर, तो ये यहां से पास होगा इस तरफ, और ये जो एंगल होगा ये 60 है, ये यहां से तो इस तरफ ड्रॉ कर दिया मैंने, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 आ जाएगा। तीसरा इसका खुद का वेट दे रखा है 40 न्यूटन, ये वाला, खत्म। और इसके अंदर एक्ट करेगा स्प्रिंग फोर्स, तो इस तरफ एक्ट करेगा स्प्रिंग फोर्स Fs, और वो जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये दे रखा है 2k इंटू इसका इलॉन्गेशन देख रखा है ये इतना, दैट इज 100 mm। तो ये 4 फोर्सेस है, लैमिस नहीं लगेगा, यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे f ऑफ x और f ऑफ y से। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ लोड, ये जो टाइप्स ऑफ लोड है उसके अंदर एक टाइप ऑफ लोड होता है पॉइंट लोड। जो पॉइंट लोड होगा, ये जो पॉइंट लोड होता है, ये पॉइंट लोड, ये कुछ भी नहीं तो किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला किसी एक पॉइंट पर एक्ट करे लोड, मतलब फोर्स। जैसे मैंने बोला ये हमारे पास एक बीम है, ये एक बीम, तो इस बीम के ऊपर एक फोर्स यहां एक्ट कर रहा है W1, एक पॉइंट पर यहां एक्ट कर रहा है, ये भी एक्ट कर रहा है W2। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, R1 नाम दे दिया, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है R2। तो एक पॉइंट लोड मतलब एक फिक्स पॉइंट पर एक्ट करेगा, बस खत्म, और कुछ नहीं, है ना। पढ़ भी लो, लोड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए वेरी स्मॉल लेंथ, एक छोटे से स्मॉल लेंथ के ऊपर अगर कोई लोड कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो पॉइंट लेंथ होगा, बस खत्म। एग्जांपल के लिए ये देख रखा है। नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक तरह का लोड होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसको UDL बोला जाएगा, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब हर जगह पे सेम लोड, यूनिट लेंथ में सेम लोड होगा। इट मीन्स द लोड एक्टिंग इन 1 मीटर इज इक्वल। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, यहां ध्यान दो, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, मान लो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास एक बीम है और इसके ऊपर कुछ ऐसा 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 ड्रॉ करके रखा है, तो इसका मतलब ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसकी वैल्यू दे रखी है W, या फिर एग्जांपल के लिए 5 न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब होता है 1 मीटर में 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पर मीटर मतलब 1 मीटर में 5 न्यूटन। तो अगर इसकी पूरी लेंथ, ये जो ऐसे 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 दे के रखा है, इसकी पूरी लेंथ अगर 8 मीटर दे रखा है तो क्या होगा, ये 1 मीटर में 5 न्यूटन, तो 8 मीटर में 5 इंटू 8, 8 5 40। तो ये जो पूरा होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 40 न्यूटन। अब ये 40 न्यूटन तो हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हमने, पर ये एक्ट कहां करेगा, इन सभी का, इसको हटा दिया मैंने, अब इसको हटा करके फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हटाया, और ये जो पूरा, ये जितना पोर्शन होगा, इस पोर्शन का आधा, ये जितना होगा उसके आधे पे, सेंटर पे, यहां, मतलब यहां से 4 मीटर और यहां से 4 मीटर, क्योंकि ये टोटल 8 था ना, तो 8 का आधा 4 सेंटर पे एक्ट करेगा, और कितना एक्ट करेगा,
40 न्यूटन, खत्म। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। फिर से मैंने बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कुछ इस तरीके से भी दिखाने का तरीका होता है। ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसा, ये ऐसे एरो 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 एरो, इतने स्पैन में, कितने स्पैन में, एल लेंथ में ये वैरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W न्यूटन पर मीटर है, मतलब 1 मीटर में W न्यूटन। तो इसकी नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा, देखो 1 मीटर में W, तो 2 मीटर में 2 टाइम्स W, 3 मीटर में 3 टाइम्स W। तो जो है ये टोटल फोर्स कितना है? L लेंथ में L टाइम्स W, मतलब WL है ना। और कहां एक्ट करेगा? ये पूरा L लेंथ में था, तो ये इसके सेंटर पर, मतलब यहां से L/2 पर और यहां से भी L/2 पर एक्ट करेगा। और कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? W × L, खत्म। इस तरीके का जो लोड होगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लोड होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, बदलता हुआ लोड। लेकिन यूनिफॉर्मली बदल रहा है। अब यूनिफॉर्मली बदलता हुआ लोड कैसे दिखाया जाएगा? मान लो मेरे पास ये कोई एक बीम है, ये बीम, और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड ऐसा दिखाया रखा है। ये यहां पर, ये यहां पे लोड 0 था, और फिर ये बढ़ा और ये बढ़ा और ये बढ़ा और ये बढ़ा, ये वाला कितना बढ़ा? यहां से यहां तक L लेंथ में बढ़ते गया, ये है ना। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से देखो, ये इतना, ये तो हमारा बीम था, इस बीम के ऊपर लोड ऐड कर रहा है ये वाला बीम। तो इस बीम को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ये वाला बीम है ना। अब मैंने बोला ये जो है ना, ये वाला, यहां पर इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है, W न्यूटन पर मीटर, और यहां पर 0 था, अब ये बढ़ता गया। तो इसका पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करोगे तो साफ साफ इतने पोर्शन का एरिया निकाल लो। ये इतना एरिया, जितना ट्रायंगुलर वैरी करते हुए जो गया है ना, उसका एरिया निकाल लो। अब उसका एरिया कितना होगा? हाफ, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? लेंथ, इंटू हाइट, हाइट कितनी है? यहां से यहां तक W, तो हाफ इंटू L इंटू W, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये फोर्स एक्ट कहां करेगा? एक बात हमेशा याद रखोगे, ये फोर्स हमेशा, ये जो वैरिंग लोड का फोर्स हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, ये हमेशा ट्रायंगल के ये वाली हाइट से कुछ दूरी पर, कितना? ये जो टोटल बेस है, ये बेस, तो बेस से, यहां से वर्टिकल लाइन से L/3 पर, और नीचे से, मतलब बेस से ऊपर, कितना ऊपर? H/3 पर एक्ट करेगा, खत्म। मतलब ये अगर W दे रखा है तो ये W/3, और ये L दे रखा है तो L/3, खत्म। मतलब ये कहां एक्ट करेगा? ये इधर से इस तरफ नहीं, इस तरफ आ जाओगे, हाइट से इस तरफ, बस इतना याद रखो, ये हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से इस तरफ कितना? ये इस तरफ L/3 पर, मतलब यहां एक्ट करेगा ये वाला। और कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? इतना, हाफ इंटू बेस, मतलब ये वाली लेंथ L इंटू हाइट, यहां पे जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा W, ये इतना, और यहां एक्ट करेगा। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, खत्म। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ हमारे पास अलग अलग तरीके के बीम होंगे। जैसे एक टाइप ऑफ बीम होगा सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम मतलब ये ऐसा बीम को यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया। ये हमारे पास एक बीम है, बीम को यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, खत्म। यहां सपोर्ट किया मतलब यहां पर एक्ट करेगा एक नॉर्मल रिएक्शन R1, यहां सपोर्ट किया है तो इसको बोल देंगे नॉर्मल रिएक्शन R2। If both the ends of the beam are simply supported, then it is called a simple supported beam, खत्म। जहां सपोर्ट है वहां नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास दूसरे तरीके का बीम होगा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब ये जो बीम है, ये बीम, इस बीम को एक एंड पर फिक्स कर दोगे, ये फिक्स कर दिया, और जैसे ही एक एंड पर फिक्स किया तो उसको बोला जाएगा कैंटिलीवर बीम। इस तरह के बीम में एक तो फिक्स एंड होगा,
ये फिक्स एंड और दूसरा ये वाला एंड, इसको बोला जाएगा फ्री एंड। ये फ्री एंड होगा। और एक बात हमेशा याद रखोगे कि ये जो फिक्स एंड है ना, इस फिक्स एंड पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा पता है क्या? नॉर्मल रिएक्शन यहां पर एक तो हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा और दूसरा वर्टिकल भी एक्ट करेगा। R1 बोल दो, R2, नेट इन दोनों का निकाला जा सकता है, रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। याद रहेगा, सिंपल सपोर्टेड बीम में जहां सपोर्ट है वहां पर एक ही नॉर्मल रिएक्शन। कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स होगा, दूसरा फ्री होगा, तो फिक्स्ड एंड पर एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं, दो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। चलो 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 मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास तीसरे तरीके का बीम होगा कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम कैसा होगा? ये कोई एक बीम है, इस बीम को मैंने यहां भी सपोर्ट कर दिया, 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 यहां पर भी सपोर्ट कर दिया, मल्टीपल जगह पे सपोर्टेड है। इफ द बीम इज सपोर्टेड इज मोर देन 2 पॉइंट्स, इफ इट इज सपोर्टेड एट मोर देन 2 पॉइंट्स, तो उसको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस बीम, वो कंटिन्यू है। अच्छा, ओवरहैंगिंग बीम। अब ओवरहैंगिंग बीम मतलब मैं यही बता दे रहा हूं, अगर कोई बीम है, ये ध्यान दो, ये मेरे पास एक बीम है, ये वाला बीम, अब इस बीम को मैंने यहां सपोर्ट दिया तो यहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यहां भी सपोर्ट दिया, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन आया, मैंने नाम दिया R1, यहां का नॉर्मल रिएक्शन नाम दिया R2। अब इतना पोर्शन ऑफ द बीम ये नॉर्मल रिएक्शन के बाहर है, मतलब सपोर्ट के बाहर है, हैंग कर रहा है, ओवरहैंग। ये इतना पोर्शन हैंग कर रहा है, लटक रहा है, हैंग, ओवरहैंग, तो इसको बोला जाएगा ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ बीम, है ना भाई। और ये इतने पोर्शन का वेट इसके सेंटर पर एक्ट करेगा, इतने पोर्शन का वेट इसके सेंटर पर एक्ट करेगा, और इतने पोर्शन का वेट इसके सेंटर पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये हमेशा याद रखोगे, है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम होता है हमारे पास फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मतलब ये इस तरीके का बीम लिया मैंने, ये बीम, इस बीम को यहां पर भी फिक्स कर दिया और यहां पर भी फिक्स कर दिया, खत्म। ये एक फिक्स्ड बीम है, और इस फिक्स्ड बीम का जो वेट होगा, इसका वेट, वो इसके सेंटर पर एक्ट करेगा नीचे की तरफ, W। ये बात, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमें कुछ और बातें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए, जैसे कितने तरीके के सपोर्ट होते हैं। अब ये जो सपोर्ट है उसके अंदर एक तरीके का सपोर्ट होगा सिंपल सपोर्ट। अब ये सिंपल सपोर्ट क्या है भाई? मैंने ये इस तरीके का एक रॉड लिया, बीम ले लिया, इस रॉड को यहां पर सपोर्ट किया इस तरीके से, और यहां पर सपोर्ट किया इस तरीके से, इसको बोला जाता है सिंपल सपोर्ट। ये जो सिंपल सपोर्ट है ये सिंपली सपोर्टेड है, और इन सिंपली सपोर्टेड के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका, इस बीम का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यह होगा बीम, ये बीम, इस बीम की कुछ लेंथ होगी, इस बीम का खुद का वेट, वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है और नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो इसका अगर लेंथ है L तो इसका वेट नीचे W, यहां से L/2 पर एक्ट करेगा, ये L/2, और यहां से L/2 पर एक्ट करेगा, ये L/2, और इस पॉइंट पर जहां सिंपल सपोर्ट था वहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा R1, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा R2। सिंपल सपोर्ट में नॉर्मल रिएक्शन जहां सिंपल सपोर्ट है वही एक्ट करेगा, और हमेशा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, खत्म। दूसरी बात, हमारे पास दूसरे तरीके का सपोर्ट होगा रोलर सपोर्ट। अब ये रोलर सपोर्ट कैसा होगा, ध्यान दोगे। मान लो मेरे पास कोई एक बीम है, ये वाला, और इस बीम को यहां पर मैंने इस तरीके से रोलर लगा दिया, ये रोलर, तो ये रोलर सपोर्ट हो गया। और रोलर सपोर्ट मान लो यहां पर लगा दिया मैंने, और यहां पर मान लो मैंने रोलर नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल सपोर्ट किया, तो इसका मतलब कि सिंपल सपोर्ट भी, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो बीम है वो इस तरीके से रहेगा, बीम का खुद का वेट सेंटर पर एक्ट करेगा नीचे की तरफ, यहां पर सिंपल सपोर्ट है तो सिंपल सपोर्ट पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, R2 नाम दे दिया मैंने। और एक बात हमेशा याद रखोगे, रोलर सपोर्ट के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो दो होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस, दूसरा
इन द डायरेक्शन ऑफ रोलर सरफेस। ये देखो, रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस ऑन विच रोलर्स आर सपोर्टेड। रोलर यहां रखा है तो रोलर को सपोर्ट यहां पर परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर एक्ट करेगा एक रोलर सपोर्ट पर परपेंडिकुलर, दैट इज R1 नाम दे दिया। अगर कोई बीम होता ऐसा, ध्यान दोगे, अगर कोई बीम, ये रोलर मैंने ऐसे सपोर्ट किया, ये रोलर इस तरीके से, ये ऐसे, और ये बीम ऐसा लगा रखा है, ये ऐसे, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो रोलर सपोर्ट को परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, खत्म। इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये ऐसा, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो ऐसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू रोलर सपोर्ट। परपेंडिकुलर टू रोलर सपोर्ट, तो अब इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा ना भाई, रिजॉल्व ही करेंगे ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था 2 रहेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ और टाइप के सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट तब होता है जब उस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा बीम रोटेट हो सके। यहां ध्यान दोगे, मैंने ये एक बीम लिया, इस बीम को यहां पर हिंज कर दिया, ऐसे, ऐसे दिखाया, हिंज कर दिया, मतलब यहां पे वो घूम सकता है। अब अगर घूम सकता है तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ध्यान दोगे, हिंज पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 2 होंगे, एक वर्टिकल, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन R1, और हिंज पर एक हॉरिजॉन्टल R2, R1 और R2, ये दोनों भी हिंज पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करेंगे। अगर हिंज सपोर्ट है तो 2 नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा याद रखोगे। चलो आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड सपोर्ट। अगर कोई फिक्स्ड सपोर्ट है, जैसे ये दिखा रखा है, ये मान लो ये कैंटिलीवर बीम लिया था ना हमने, और ये ऐसे, तो अगर कोई फिक्स्ड सपोर्ट है तो फिक्स्ड सपोर्ट पे ध्यान से देखो, ये इसका बीम, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही, इसका खुद का वेट सेंटर पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये भी, लेकिन फिक्स्ड सपोर्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, नाम दे दिया मैंने R1, और वर्टिकल होगा, नॉर्मल रिएक्शन R2। हर तरह के सपोर्ट पे किस तरह के नॉर्मल रिएक्शन है एक्ट कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ये देखो, यहां पे एक बीम दे रखा है, ये एक बीम है, ये एक बीम है, मैं इस बीम को अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये एक बीम है, ये एक बीम है ना। इस बीम के ऊपर यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल, और इस यूडीएल की वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर देख रखा है। उसके बाद यहां पर एक पॉइंट लोड है 40 किलो न्यूटन, यहां पर एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो सीधी सी बात है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये पूरा 4 मीटर होगा। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है RA, और यहां एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है RB। ऐसा दे रखा है हमको डायग्राम, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब क्वेश्चन पे चले जाओ। ये बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर, ये एक बीम है जिसका स्पैन 4 मीटर है, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड, यहां और यहां एंड पर सपोर्ट कर रखा है। इट कैरीज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड, वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन एट 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। इट कैरीज अ यूडीएल, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है, ये वाला। अब ये यूडीएल कितने लेंथ में है? 2 मीटर लेंथ में, और कितने लेंथ में है? 2 मीटर में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखो, 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन, तो ये 2 मीटर तक फैला हुआ है, तो 2 मीटर में, 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन है, तो 2 मीटर में 20 किलो न्यूटन। अब ये 20 किलो न्यूटन एक्ट कहां करेगा? इसको अगर मैं हटा दूं तो इसके सेंटर पर, मतलब यहां पर एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर, क्योंकि इसके यूडीएल के सेंटर पर एक्ट करेगा। ये होगा 20 किलो न्यूटन। अब मैं इसको पूरी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ये है हमारा बीम, ये बीम था, बराबर। इस बीम पर यहां एक्ट कर रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन RA, यहां एक्ट कर रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन RB,
इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो है 4 मीटर का, है ना। यहां पर एक फोर्स ये दे के रखा है 40 किलो न्यूटन का, ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स यहां एक्ट कर रहा है, और ये डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है। उसके बाद ये 20 किलो न्यूटन यहां एक्ट कर रहा है, ये 20 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस, इस 20 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक 2 मीटर है। और इसको जो हमने कन्वर्ट किया, ये वाला, ये 20 किलो न्यूटन हो गया, और ये एक्ट कर रहा है यहां पर, ये यहां पर, ये 20 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट कर रहा है, यहां से 1 मीटर पर, ये 1 मीटर, तो यहां से भी 1 मीटर हुआ ना, ये 1 मीटर। क्वेश्चन है हमें रिएक्शंस आरए और आरबी की वैल्यू निकालनी है। अब ये बीम अपनी जगह पर है, बीम अपनी जगह पर, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 होगा, है ना भाई। तो उस हिसाब से आर ए प्लस आर बी ऊपर की तरफ है, ये 0 होना चाहिए, तो आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आर बी भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये आर बी भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये 40 किलोमीटर नीचे की तरफ तो -40, ये 20 किलोमीटर नीचे की तरफ -20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर भी नीचे की तरफ -20 किलोमीटर इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेकर के गया, इधर लेकर गया, उधर लेकर के गया, तो आर ए प्लस आर बी जो होगा वो -40 -80 उस तरफ गया तो 80 किलो न्यूटन होगा ना भाई। ये एक इक्वेशन मिला मुझे, बराबर। और इक्विलिब्रियम में है तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम का मतलब मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट भी 0 होगा। हमने बोला एक काम करो, ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, इसके अबाउट मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये कितना होना चाहिए 0। अब अगर मोमेंट है तो ये वाला आर ए, मोमेंट हर फोर्स का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से मोमेंट लिया जा रहा है, तो आर ए तो इसी में से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट 0 होगा, दैट इज आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसका मोमेंट 0 हो गया। 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 40 के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से, ए पर मोमेंट ले रहे हैं, तो ये इंटू 1, और इसका मोमेंट, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये 20 किलोमीटर ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो 20 इंटू 20 का डिस्टेंस ए पे मोमेंट ले रहे हैं अपन, तो यहां से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 20 इंटू 2, और ये भी इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी पॉजिटिव ले लेंगे। इसके बाद ये वाला 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये भी इसको इसी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट पॉजिटिव आएगा, प्लस, है ना। और कितना आएगा 20 फोर्स, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये 2 मीटर था और ये 1 मीटर, 3 मीटर इंटू 3, और जहां से देखो ये आरबी है, आरबी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, आरबी इंटू आरबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 है, तो ये इंटू 4, और ये आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये माइनस होगा, और ये इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो 0 हो गया, 40 इंटू 1 40, 20 इंटू 2 प्लस 40, प्लस ऑफ 20 इंटू 3 60, और ये माइनस ऑफ 4 आरबी, इस माइनस 4 आरबी इक्वल टू 0, इसको अगर मैं उस तरफ लेकर के जाऊं तो ये 4 आरबी इक्वल टू 4 आरबी हो जाएगा, और यहां से 40 40 80, ये 60 40 80 140, 140 इक्वल्स टू 4 आरबी। तो जो आरबी होगा वो, या इसको सॉल्व करने के बाद जो आरबी होगा वो 140/4 मतलब 35 आएगा क्या, आरबी इज 35 किलो न्यूटन। और जैसे ही आरबी 35 किलो न्यूटन आया, कहां है आरबी 35 आया, ये 35 किलो न्यूटन, तो आर ए की वैल्यू 80 माइनस 35, 45 55 65 75, क्या ये 45 आएगा, आर ए जो होगा वो 45 किलो न्यूटन आएगा ना, यही पूछा था, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में जितने कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट्स को मैं लगभग पूरी तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। अब
आपके ऊपर रहेगा कि आप और कुछ न्यूमेरिकल्स सेम टाइप के सॉल्व करो। अच्छा, इसके अंदर एक कंसेप्ट और बता देता हूं। कभी कभी यहां पर एक कपल दिया हुआ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और इस कपल की वैल्यू दी रहेगी से 100 न्यूटन मीटर, मतलब ये कपल ही है। तो ये कुछ अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको वो पूरा का पूरा मोमेंट ही है। अब वो पूरा मोमेंट मतलब ये पूरा है, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक साथ दिया है वो। अब अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको पूरा उतना ही ले लोगे, ऐड करोगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो सबट्रैक्ट कर दोगे। वो मोमेंट है, वो पूरा मोमेंट है। जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस की वैल्यू एक साथ हमको दे रखी है, ये ऐसा ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, वो कपल होता है। लक्षात ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।